बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 6। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का। इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। इसमें हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और हम इसमें करेंगे टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स 1, 3, 7 एंड 8। ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल्स जो करेंगे ये इसी के हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। इसमें हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज कैलकुलेट करनी है, तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देख लें पहले। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी ये ग्रेविटेशन, ये लॉ बता रहा है हमें। ठीक है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ठीक है किसने प्रपोज किया है, यानी कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर की है, न्यूटन ने। कि अगर कोई भी दो बॉडीज हैं यूनिवर्स में, चाहे वो बहुत छोटी हैं चाहे वो बहुत बड़ी हैं, ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये हर टू बॉडीज के बिटवीन है ये। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें कि वो प्लैनेट्स हैं, इतनी बड़ी बॉडीज हैं, या गैलेक्सीज हैं, या स्टार्स हैं, या मून है, ठीक है, जो भी बॉडीज यूनिवर्स में उनमें क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन टू बॉडीज, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या कोई बहुत स्मॉल बॉडीज हैं जस्ट लाइक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। हालांकि इनका मास बहुत कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻³ में होता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास 10⁻27 किलोग्राम में होता है। लेकिन इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हर टू बॉडीज के दरमियान, ठीक है, चाहे वो जानदार हो या जानदार नहीं हो। ठीक है, यानी इस तरह से एक टेबल और चेयर के बिटवीन भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक पेंसिल एक रबर के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, टू पर्सन्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। या आप इस तरह कर सकते हैं कि एक पर्सन और एक टेबल के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कोई भी बॉडीज, ठीक है, जो हमें नज़र आ रही हैं या नज़र नहीं आ रही हैं, स्मॉल हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, ठीक है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती। ठीक है, ग्रेविटेशन की फोर्स क्या होती है, इट इज़ ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, यानी कि पुश नहीं करती, अपनी तरफ ही क्या करेंगी, पुल करेंगी। तो अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये डिपेंड करती है बॉडीज के मासेस पर। जैसे इसमें क्या बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, ये जो मासेस हैं इनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर बॉडीज का मास ज़्यादा होगा, दोनों का मास ज़्यादा होगा, या दोनों में से किसी एक का मास ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मासेस ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। यानी इन बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको हम यूजुअली आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर लिया है, कहीं पे हम कैपिटल आर भी ले सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू बॉडीज, और ये डिस्टेंस हम लिखते हैं सेंटर से। ठीक है, ये सेंटर ऑफ दिस बॉडी और ये सेंटर ऑफ दिस बॉडी, तो इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको यहाँ पर हम आर से डिनोट कर रहे हैं, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से इनवर्स रिलेशनशिप होता है फोर्स का और डिस्टेंस का। आगे हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये बॉडी ए है,
इसका मास है ma, ठीक है, और ये बॉडी B है और इसका मास है mb, ठीक है। यहाँ पे हमने AB लिया है और कहीं पर हम इसको, ठीक है, हम न्यूमेरिकल में m1 भी कर सकते हैं, इसको m2 भी कर सकते हैं, इसको हम कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमें पता है कि ये कोई बॉडी ऐसी जिसका हमें नाम मालूम है, जैसे कि फर्ज करें ये अर्थ है, तो हम इसको ME से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है अगर ये सन है तो हम इसको MS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल हम अपने सहूलत के हिसाब से ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने सिंबल में क्या लेटर, ठीक है, यूज़ किया है, स्मॉल है या कैपिटल है। लेकिन हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं और फार्मूले में, ठीक है, यूजुअली हम यहाँ पे स्मॉल लेटर ही लेते हैं, तो हम यहाँ पे स्मॉल ले रहे हैं मासेस के लिए, ठीक है। तो ये दोनों के मासेस हो गए। डिस्टेंस मैंने आपको बताया जैसे क्या है, बिटवीन देयर सेंटर R है। अब ये जो फोर्स होती है, ठीक है, ये होती है इस तरह से जैसे न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर में होती है। यानी अगर ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो बी बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है, यानी ए बॉडी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो बी बॉडी, ठीक है, ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, दोनों फोर्सेस होंगी। तो जब भी ये फोर्स होती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज, तो ये हमेशा सिंगल में नहीं होती, ये पेयर में होती है, ठीक है। एक बॉडी दूसरे पे लगाएगी, यानी फर्स्ट सेकंड पे लगाएगी, तो सेकंड क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट पर फोर्स लगा रही होगी और दोनों फोर्सेस जो हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे लगाए या सेकंड फर्स्ट पे लगाए, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है, यानी कि उसका जो वैल्यू है वो सेम होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर एक ही डायरेक्शन, ठीक है, देखें ये है, तो दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, इधर होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, डायरेक्शन होगी, ठीक है। हम अगर इसको देख लेते हैं तो दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। तो ये दोनों इस तरह से क्या होती हैं, एक्शन रिएक्शन। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने उसमें भी देखा कि अगर फर्ज करें कि एक बॉडी अर्थ है और दूसरी बॉडी सपोज एप्पल है ये, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको हम दोनों के मासेस से और डिस्टेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि जितनी फोर्स अर्थ एप्पल पे लगा रही है, उतनी ही फोर्स, ठीक है, एप्पल जो है वो अर्थ पर लगा रहा है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, लेकिन अपोजिट होंगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम किसी एप्पल को, ठीक है, अपने हाथ में लेके और अगर छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो अर्थ की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो नीचे गिरता है, ठीक है। अर्थ जो है, ठीक है, एप्पल की तरफ नहीं आती है, हालांकि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो रीजन ये है कि जो फोर्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू इतनी है कि वो अर्थ को अपनी जगह से नहीं हिला सकती, इसलिए अर्थ अपनी जगह पे रहती है। लेकिन वो फोर्स, क्योंकि एप्पल छोटा है, तो फोर्स एप्पल के लिए इतनी काफ़ी है, इतनी ज़्यादा है तो एप्पल को मूव करवा देती है, ठीक है, बहुत ही फास्ट वेलोसिटी से, और वो फिर वो आके अर्थ की तरफ आता है, गिरता है। तो इस तरह से होता है कि फोर्स जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रही होती हैं, लेकिन मूव, ठीक है, जो करती है बॉडी, ठीक है, वो करती है, ठीक है, जो स्मॉल होती है, ठीक है, वो मूव कर जाती है, और अगर स्मॉल नहीं होगी, ठीक है, तो वो मूव नहीं करेगी, ठीक है, इस तरह से होगा ये। और अगर, ठीक है, बहुत ही स्मॉल फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ही स्मॉल वैल्यू की है, तो फिर दोनों बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के करीब मूव नहीं करेंगी, अपनी जगह पे रहेंगी। आगे हम न्यूमेरिकल में ये भी देखेंगे। अब हम इसका जो है फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एक का मैं आपको एक फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करके बताऊंगी, दूसरा फिर उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम उसको लिख सकते हैं रिवर्स करके। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, अब हम ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे FAB, ये है फोर्स ऑन A बाय B, ठीक है। A पर फोर्स लग रही है और कौन लगा रहा है, ठीक है, B लगा रही है, ठीक है। B बॉडी, ठीक है, A बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है, फोर्स ऑन A, ठीक है, बाय B, B बॉडी A को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दिस इज फोर्स AB, ठीक है। तो अब जब इस फोर्स को हम लेते हैं फोर्स ऑन A बाय B, तो उसके लिए हम डिस्टेंस लेंगे, यानी जो R लेंगे,
उसको अगर हम वेक्टर ले रहे हैं तो ये भी हमने फोर्स की वेक्टर ही लिया है, ठीक है, यहाँ पर एरो बना है। तो यहाँ पे जब हम आर को एज अ वेक्टर लेंगे तो उसकी डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, जो बॉडी फोर्स लगा रही है, ठीक है, ठीक है, वहां से ये वेक्टर स्टार्ट होगा, यानी आर की डायरेक्शन होगी फ्रॉम बी टू ए। तो फिर इसका एरो यहाँ पे लगेगा और आर के साथ हमें लिखना पड़ेगा बी ए, ठीक है। यानी इस तरह से आप ये देख लें कि अगर यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट होगा, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ ए बी है तो यहाँ पे क्या होगा, आर बी ए, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरी फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑन, ठीक है, जो मैंने ये बनाई है, ठीक है, ये है फोर्स ऑन, ठीक है, इसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं, फोर्स ऑन बॉडी बी, ठीक है, बाय ए, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑन बॉडी बी, ठीक है, बाय बॉडी ए, यानी ए बॉडी बी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स इस पे लग रही है और लगा कौन रहा है, ये लगा रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। ए बॉडी जब बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो ये डायरेक्शन होगी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ बी ए से। तो इसका जो फिर आर होगा, ठीक है, क्योंकि ए बॉडी फोर्स लगा रही है तो इसका जो आर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, तो इसका एरो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस फोर्स का जो आर होगा उसका एरो यहाँ पर आएगा और वो आर होगा ए बी, तो ये ऑपोजिट हो गया, एफ बी है तो इसके साथ जो हम आर लेंगे वो क्या लेंगे, हम आर ए बी लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें डायरेक्शन से इतना मतलब नहीं होता है, ठीक है। हमें बस ये मतलब होता है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है, वो डिस्टेंस गिवन होता है, ठीक है, दोनों बॉडीज का मास गिवन होता है। हम फॉर्मूले में मासेस पुट करके, डिस्टेंस पुट करके हम वैल्यू फोर्स की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो आपको बुक में भी हैं और एग्जाम में भी जो दिए जाते हैं उसमें आपको एक ही दफ़ा फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये नहीं होगा कि फोर्स ऑन दिस बाय दिस एंड फोर्स ऑन दिस बाय दिस, ये नहीं होगा, ठीक है, बल्कि ये होगा कि फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू दीज बॉडीज, ठीक है, फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज, और आपको डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज दिया हुआ होगा, ठीक है। या अगर इस तरह से एक दे भी रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सन और जुपिटर है तो आपको दे रहे हैं कि फोर्स, ठीक है, ऑन द सन बाय द जुपिटर, तो बस आपको एक ही दफ़ा कैलकुलेट करवाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि फोर्स ऑन द जुपिटर बाय द सन अब ये भी कैलकुलेट करें। क्यों दोबारा नहीं करवाएंगे, क्योंकि पता है कि दोनों का आंसर सेम आना है। जितना सन जुपिटर पर फोर्स लगा रहा है उतनी ही फोर्स, ठीक है, सन जो है जुपिटर पर लगा रहा है उतने ही जुपिटर जो है सन पे फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, सिर्फ डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगी। तो दो दफ़ा कैलकुलेट नहीं करवाया जाता है, सिर्फ इसमें एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें शुरू में दोनों दफ़ा इन्होंने कैलकुलेट करवाया है। तो फार्मूला अब हम ड्राइव करते हैं इसका, ठीक है, एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, उससे हम देख लेंगे। यहाँ पर हमारा हमने देखा लॉ में कि लॉ में बताया गया है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ दोनों मासेस का मैंने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट का मतलब है दोनों मासेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये मास, ठीक है, ए बॉडी का है और ये मास बी बॉडी का है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो एफ ए बी। तो यहाँ पे हम देखें फोर्स जो है एफ ए बी या फोर्स ऑन ए, ठीक है, बाय बी। तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने से ये आ जाएगा एम ए एम बी डिवाइडेड बाय आर बी ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इक्वालिटी के साइन में, और जब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है कैपिटल जी, और कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूले से हमने इसका यूनिट बनाया है। अगर आप यहाँ पे जी का फार्मूला बनाएं तो ये हो जाएगा एफ ए बी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आर बी ए स्क्वायर, और ये मासेस यहाँ पे जाके, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट जो है यहीं से बन जाएगा, ये न्यूटन होता है, इसका मीटर स्क्वायर होगा, और मासेस का दोनों का किलोग्राम, ये किलोग्राम स्क्वायर। तो यहीं से हम यूनिट इसका बना लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी टू बॉडीज
उनके दरमियान आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करें, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, जी की वैल्यू यही रहेगी 6.67 एक्सपोनेंट -11। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल में हमें कहा जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए, तो हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें ए बी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ए बी हम उस केस में ले रहे होते हैं जब हमें दो फोर्सेस कैलकुलेट करनी होती हैं, यानी फोर्स, ठीक है, ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकंड बॉडी या फोर्स ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी, उस केसेस में हम फिर यहाँ पे ए बी या 1 2 हम रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एफ लिखेंगे, यहाँ पे हम मासेस लिखेंगे। मासेस के लिए मैंने आपको बताया कि स्मॉल या कैपिटल का भी सिंबल, कैपिटल एम भी हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे भी स्मॉल आर या कैपिटल आर का सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में, ठीक है। और आर के साथ हमें फिर न्यूमेरिकल में बी ए या ए बी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारे पास इसका फोर्स का आंसर आ जाता है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये। अब अगर इसे एज अ वेक्टर आप देखें कि अगर हम फोर्स को, ठीक है, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अब हमें पता है कि हर वेक्टर जो है, ठीक है, यह फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर में, कि हर वेक्टर जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो ये होता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं उसका यूनिट वेक्टर, यानी हम मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो वो एक कंप्लीट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फोर्स का, अभी ये मैग्नीट्यूड है, अगर यहाँ पर हम क्या करें, इसको एज अ वेक्टर लें, ठीक है, यानी मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। तो अगर हम वेक्टर लें तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पर इसका एक डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो वो यूनिट वेक्टर जो है, देखिए हम क्या लेते हैं, वो हम आर लेते हैं, और आर क्या लेंगे, आर हम वही लेंगे जो हमारे पास नीचे होगा, ठीक है। यानी कि अगर आर नीचे हमने आर बी ए लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी, ठीक है, हम आर बी ए लेंगे, ठीक है। और ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम कैप लगा देंगे। तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने देखा अभी पीछे फिगर में कि यहाँ पर अब ये देखें कि जो वेक्टर होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर उसी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसी की डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन एफ ए बी और आर बी ए तो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे आप ये देख लें आप, ठीक है, एफ ए बी इस डायरेक्शन में है, तो आर बी ए जो है वो इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन क्या करता है, उसको यानी कि ऑपोजिट से समझ लें कि वो उसको डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी आर बी ए की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो माइनस लगाने से क्या हो गई, आर बी ए की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो फिर वो किसी डायरेक्शन में आ गया, वो उस डायरेक्शन में आ गया जिसमें फोर्स का वेक्टर है, ठीक है। यानी अब ये माइनस आर बी ए उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। और दूसरा जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी देते हैं माइनस की, क्योंकि ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, तो यहाँ पे हम माइनस साइन इसलिए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल में, ठीक है, न्यूमेरिकल में ना हम ये लिखेंगे, ठीक है, आर बी ए का यूनिट वेक्टर भी नहीं लिखेंगे, और ये माइनस साइन भी नहीं लिखेंगे, और इसके ऊपर ये एरो भी नहीं लगाएंगे। हमें सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो हम एफ इज इक्वल टू जी, ठीक है, एम बी ओवर आर स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करके, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एक्सप्लेनेशन आती है तो फिर आपको ये बताना पड़ता है, आप इस तरह से इसका वेक्टर फॉर्म भी बताते हैं। दूसरी जो फोर्स थी, ठीक है, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखी थी, एफ बी ए, ठीक है, तो एफ बी ए जो है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसको बन जाएगा एफ बी ए इज इक्वल टू, माइनस उसमें भी आएगा, जी एम ए एम बी ओवर, और यहाँ पे आ जाएगा आर ए बी, ठीक है, आर ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी किसका आएगा, आर ए बी का यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरी फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड के लिहाज से, ठीक है, सेम होती हैं, दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से, क्योंकि आर ए बी और आर बी जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्सेस इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि दोनों
ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, यानी 180 डिग्री पर होती है। तो आगे अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं जो हमारे बुक में दिए हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये बुक का है। A 10 kilogram mass is at a distance of 1 meter from a 100 kilogram mass। ठीक है, एक जो बॉडी है उसका मास है 10 किलोग्राम और दूसरी बॉडी है उसका मास है 100 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन 10 kilogram mass exerts force on the 100 kilogram mass and 100 kilogram mass exerts force on the 10 kilogram mass। ठीक है, अब यहाँ पे यही एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करवाई गई हैं, यानी फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी एंड फोर्स ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए। तो यहाँ पे हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स में हमें एक ही दफ़ा फोर्स कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे पहले केस में देखें, फोर्स ऑन 100 किलोग्राम, यानी ये 100 है, यानी फोर्स ऑन बी, ठीक है, बाय ए, ये आपको कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑन बी बाय ए, ठीक है, ये वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एफ बी ए, और जब एफ बी ए लेंगे तो उसके लिए आर क्या लेंगे, आर होगा उसके साथ आर ए बी। ठीक है, और जब आप ये वाला कैलकुलेट करेंगे पार्ट बी, यानी फोर्स ऑन 10 किलोग्राम मास, तो ये होगी फोर्स ऑन ए बाय बॉडी बी, ये होगी फोर्स ऑन ए बाय बॉडी बी, और इसके लिए आर लेंगे आर बी ए। ठीक है, सिंबल डिफरेंट होगा, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस दोनों के सेंटर के बीच में 1 मीटर है, तो चाहे आप आर ए बी लें चाहे आप आर बी ए लें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू होगी 1 मीटर। 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। अब यहाँ पे हम मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 किलोग्राम एम ए, इसका मास एम ए है 10 किलोग्राम, मास ऑफ, ठीक है, बॉडी बी एम बी 100 किलोग्राम, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज 1 मीटर। ठीक है, प्रॉब्लम में हम लिखेंगे कि वो ए बी है या क्या बी ए है, और फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि पहली जो फोर्स है वो कौन सी है, ये है एफ बी ए, और इसके लिए हमने क्या लेना है, आर ए बी लेना है। तो हम पहला कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन 100 किलोग्राम, ठीक है, बाय 10 किलोग्राम, एफ बी ए जी एम बी आर ए बी का यूनिट वेक्टर और आर ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करवाई हैं इसलिए हमने वेक्टर फॉर्म लिखी है। ठीक है, अदरवाइज हम न्यूमेरिकल में वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते हैं फोर्स का। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, जी की वैल्यू पुट की 6.67 एक्सपोनेंट -11, ठीक है, मास 10, मास ऑफ बी 100 किलोग्राम, आपने इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ पे देखें आर 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 से डिवाइड करने से, ठीक है, कोई आंसर चेंज नहीं होगा, आपने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.67 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन। ठीक है, ये आ गई फोर्स ऑन 100 किलोग्राम बाय 10 किलोग्राम, और डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन वही होगी जो इसकी एफ बी ए की डायरेक्शन है। अब आगे देखें, फोर्स ऑन 10 किलोग्राम बाय 100 किलोग्राम, ठीक है, एफ ए बी इज इक्वल टू जी एम बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनका ऑर्डर मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, बाज़ दफ़ा बुक में लिखा हुआ होता है पहले एम बी लिख देंगे, बाद में एम ए लिख देंगे, लेकिन ये एम मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसको आगे पीछे लिखने से हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसका ऑर्डर चेंज नहीं किया। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर फोर्स ए बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर बी ए आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसका ऑपोजिट होता है, आर का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे अगर बी ए है तो यहाँ पे भी बी आएगा। ठीक है, वही इसका यूनिट वेक्टर आएगा आर बी ए का। न्यूमेरिकल में हम, ठीक है, जिस फॉर्मूले में भी माइनस साइन होता है, न्यूमेरिकल में हम माइनस साइन नहीं लिखते हैं, हमें क्योंकि फोर्स के सिर्फ वैल्यू से या मैग्नीट्यूड से या सिर्फ आंसर से मतलब होता है, तो माइनस साइन हम नहीं ले रहे होते हैं। ठीक है, तो जी की वैल्यू है, ठीक है, ये, ठीक है, मास 10, मास 100, और यहाँ पे आर, फिर अगेन 1 स्क्वायर, 1 इज 1, यहाँ इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपका वही सेम आएगा 6.67 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन। ठीक है, बट डायरेक्शन क्या है इसकी ऑपोजिट। तो यानी ये दोनों फोर्सेस कैलकुलेट आपसे इसलिए करवाई गई हैं, एक न्यूमेरिकल में
ताकि आपको पता चल जाए कि एक बॉडी जितने पर, एक बॉडी हालांकि स्मॉल है और दूसरी बॉडी जो है बड़ी है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही हैं वो दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल से आपको ये बताना मकसूद था। ठीक है, इसलिए आपसे ये दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करवाई हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है, द मास ऑफ द प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 एक्सपोनेंट 27 किलोग्राम and that of the sun is, यानी mass of the sun is 2.0 exponent 30 kilogram. If the average distance between them, यानी between their centers, is 7.8 exponent 11 meter, find the gravitational force of the sun on the Jupiter. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक फोर्स कैलकुलेट करवा ली, दूसरी आपसे नहीं करवाएंगे। दूसरी आपसे ये नहीं कहा कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द जुपिटर ऑन द सन। ठीक है, इसलिए क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही होगा, सेम आता है, तो एक ही दफ़ा आपसे फोर्स कैलकुलेट करवाई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने रिप्रेजेंट किया है मास ऑफ जुपिटर को mj से, 1.9 एक्सपोनेंट 27 किलोग्राम। यहाँ पे आप कैपिटल M भी ले सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ सन 2 एक्सपोनेंट 30 किलोग्राम, यहाँ कैपिटल M आप ले सकते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन 7.8 एक्सपोनेंट 11 मीटर, यहाँ पे आप कैपिटल R ले सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके न्यूमेरिकल पर और आपके आंसर पर। ठीक है, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब ये है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन ऑन द जुपिटर इज। ठीक है, अगर इसके ऑपोजिट होगा तब भी यही फॉर्मूला बनेगा, यही आंसर आएगा। तो इसमें है जी एम जे, ठीक है, एम एस, ठीक है, दोनों के मासेस आप लिखेंगे और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल का आर का स्क्वायर। यहाँ पे जी की वैल्यू लिखी मैंने। ठीक है, मास ऑफ जुपिटर, मास ऑफ सन, और यहाँ पे है आर यानी डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन, इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आप इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा। उस आंसर को फिर आप डिवाइड करेंगे, ये नंबर लिखेंगे। एक स्क्वायर की की होती है, ठीक है, ये नंबर लिखने के बाद उस स्क्वायर की की को प्रेस करें तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि वो आपको इसका स्क्वायर लेके फिर उसकी स्क्वायर की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन में हम ये करते हैं कि जहाँ पर हमारा एक ही स्टेप में कैलकुलेशन हो रही होती है तो हम उसको एक ही स्टेप में करके, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। इससे हमारा टाइम सेव होता है। जितने ज़्यादा आप स्टेप लिखेंगे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और उसमें ज़्यादा गलतियों के, मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं कि आपको लिखने में किसी पॉइंट की, किसी नंबर की, किसी नेगेटिव पॉजिटिव की मिस्टेक कर दें। ठीक है, या कहीं पे कुछ कैलकुलेट करना भूल जाएं। तो यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है कि फिर गलतियाँ कम होती हैं अगर आप एक स्टेप में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जगह आंसर लिखा है, फोर्स, ठीक है, ऑफ द सन ऑन द जुपिटर 4.166 एक्सपोनेंट 23 न्यूटन। अब देखें फोर्स जो है, ठीक है, डिपेंड करती है मेनली ऑन मासेस। अगर मास ज़्यादा है, बड़ा है, ठीक है, बॉडी बड़ी है, हैवी है, ठीक है, तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये देखें इन दोनों का मास ज़्यादा है तो फोर्स भी हमारे पास, ठीक है, 10⁻23 में आ रही है, फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आपको इसी न्यूमेरिकल में कहा जाए, ठीक है, दूसरी तरह से कि फोर्स ऑफ द जुपिटर ऑन द सन, ठीक है, तब भी आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे और यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7, कंप्यूट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two college students of mass 80 kilogram and 50 kilogram respectively, 2 meter apart from each other. Is this force worth worrying about? दो स्टूडेंट्स हैं, एक का मास है 80 किलोग्राम, इसको हम m1 से डिनोट कर रहे हैं। दूसरे का मास है 50 किलोग्राम, इसको हम m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलेज स्टूडेंट्स है 2 मीटर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्स बिटवीन टू कॉलेज स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इसमें यही नहीं होगा कि फोर्स ऑन दिस बाय दिस या फोर्स ऑन दिस बाय दिस,
क्योंकि बताए दोनों की फोर्सेस एक, ठीक है। एक स्टूडेंट जितने पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट, ठीक है, उतने ही दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों की फोर्सेस इक्वल होंगी, तो एक ही दफ़ा फोर्स कैलकुलेट करवाई जाती है। तो यहाँ पे देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कॉलेज स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बनेगा हमारा F इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये सिर्फ हम मैग्नीट्यूड, फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी नहीं लिखते हैं और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी हम नहीं लिखते हैं, न्यूमेरिकल में हमें नहीं लिखना है। ये कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और आपको वैसे न्यूमेरिकल्स में कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन भी होती हैं, ठीक है, पेपर में। तो यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू याद मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई न्यूमेरिकल आपका एमसीक्यूज में आता है, एमसीक्यूज में भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जो स्मॉल आपके न्यूमेरिकल होते हैं, तो एमसीक्यूज में आपको कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, उसके लिए इसलिए आपको बेसिक जो भी सारे कांस्टेंट्स हैं वो याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो जी की वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट -11 मास, ठीक है। एक स्टूडेंट का 80 और दूसरे स्टूडेंट का 50 और डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, टू स्टूडेंट 2 और इसका स्क्वायर आर स्क्वायर करना पड़ता है। आप 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दें, तो आंसर आएगा 6.67 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन। अब ये देखिए मास कम है, ठीक है, तो फोर्स भी कम आ रही है। माइनस नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर आप 6 से पहले अगर 7 0 लगा दें, यानी 0.0007 लगा दें और इसके बाद लिखें 667, इतना स्मॉल नंबर है, तो इतनी स्मॉल फोर्स है बिटवीन टू स्टूडेंट, तो इतनी स्मॉल फोर्स से क्या होगा, ठीक है, और डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस इतना स्मॉल नहीं है, तो फोर्स स्मॉल है और डिस्टेंस स्मॉल नहीं है, इसलिए ये फोर्स जो है इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। यानी ये नहीं होगा कि एक बॉडी दूसरे के अट्रैक्ट होकर उसके पास चली जाए और दूसरी बॉडी पहले के पास अट्रैक्ट होकर आ जाए, ठीक है, ये नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर इन्होंने जो पूछा है कि इज दिस फोर्स वर्थ वरिंग अबाउट, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, नो देंगे। दिस फोर्स इज नॉट वर्थ वरिंग अबाउट, यानी कि ये इतनी फोर्स नहीं है कि हमें परेशान होने की या फिक्र करने की कोई ज़रूरत है, ठीक है, इतनी फोर्स ये नहीं है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 8, डिटरमिन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम assuming that the electron describes a circular orbit with a radius of 0.53 exponent -10 meter. Mass of proton 1.67 exponent -27 kilogram. Mass of electron 9.1 exponent -31 किलोग्राम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, जो कि हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। हाइड्रोजन एटम आपको इसलिए बताया है कि हर एटम में जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है वो उसकी वैल्यू सेम नहीं होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बताया, और हाइड्रोजन एटम के लिहाज से हाइड्रोजन एटम में आपको पता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो उस फर्स्ट ऑर्बिट का हमें रेडियस बताया है, और रेडियस हमें बताया कि ये सर्कुलर ऑर्बिट आप इसको कंसिडर करें, ठीक है, ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट है, उसका रेडियस ये है। अब यहाँ पे देखें बहुत ही स्मॉल बॉडीज हैं जिनका मास -27 और -31 किलोग्राम में है, तो फोर्स भी क्या होगी, बहुत कम आएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन MP, ठीक है, कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, ये मैंने लिखा मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने। ये डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल है, -10 में है। फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है F, तो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू G MP ME ओवर R स्क्वायर, ठीक है। G की वैल्यू लिखी मैंने, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और इसका स्क्वायर,
ठीक है, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इक्वल करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस वैल्यू के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा आपके पास 3.61। ये मैंने राउंड ऑफ किया है, ठीक है, 1 नहीं था बल्कि यहाँ पे 0.8 था, तो राउंड ऑफ करके मैंने इसको 1 कर दिया। 3.61 एक्सपोनेंट माइनस 47 न्यूटन। माइनस 47 इज वेरी 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 स्मॉल नंबर, यानी ये फोर्स जो है बहुत बहुत कम है। लेकिन हम ये देखते हैं, ठीक है, कि ये फोर्स जो है, ठीक है, उसके लिहाज से, क्योंकि अब ये देखेंगे फोर्स कम है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस भी बहुत कम है, 10 टू द पावर, ठीक है, -10। तो ये स्मॉल फोर्स भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिहाज से, ठीक है, ज़्यादा फोर्स है, ठीक है, क्योंकि बॉडीज छोटी हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कम है, तो स्मॉल फोर्स होने के बावजूद ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिहाज से एक समझ लें कि काफ़ी फोर्स है, जो कि उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड रखती है, ठीक है, और बाउंड रखने से ये एक अनसीन इनके दरमियान एक बॉन्डिंग होती है। तो जब हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है तो वो इजीली रिमूव नहीं होता, हालांकि हमें ये नज़र आ रहा है कि फोर्स बहुत कम है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए ये फोर्स भी, ठीक है, एक अप्रिशिएबल है, यानी कि काफ़ी है, एक कंसिडरेबल अमाउंट है। तो हमें वर्क करना पड़ता है, यानी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उस फोर्स को, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान है, और वर्क करना पड़ता है, और फिर उस वर्क से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है फ्रॉम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके और प्रोटॉन के न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक बाइंडिंग फोर्स होती है, उसके ओवरकम करने के लिए हम वर्क करके ही उसको रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर मास कम है लेकिन उसके साथ अगर डिस्टेंस भी कम है तो फोर्स कम आएगी, लेकिन वो फोर्स उनके लिए, ठीक है, एक काफ़ी फोर्स होगी, ठीक है, इन बॉडीज़ के लिए। तो ये हमने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आगे किसके न्यूमेरिकल्स हैं, उसी क्लास से हम उस टॉपिक को ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि वो टॉपिक आपके थोड़ा समझ में आ जाए, तो न्यूमेरिकल भी फिर आप ठीक से कर सकेंगे, समझ के कर सकेंगे। न्यूमेरिकल अगर चेंज भी होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।